आप सब। तो उम्मीद होगी आप सब अच्छे होंगे। अरे सर ये क्या हो रहा है, आपने तो हमें अंधेरे के अंदर रख दिया। तो स्टूडेंट्स, आपका जो अभी टॉपिक अंधेरे के अंदर है उसको लाइट में लाने की बारी आ गई है, उसको रोशनी के अंदर लाने की बारी आ गई है। तो आप अपने टॉपिक की हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। तो रिफ्लेक्शन, पहले आप समझो कि लाइट क्या चीज है। मतलब लाइट, ये जो जल रही है ये लाइट है। सूरज से जो रोशनी आ रही है वो लाइट है। मतलब जिससे मतलब ऐसी बीम जिससे आप आपके कोई चीज विजिबल हो जाए। विजिबल मतलब आप उस चीज को देख सको, वो किसकी हेल्प से, वो लाइट की हेल्प से। तो लाइट का समझ आ गया ना। मतलब किसी सोर्स से निकलेगी और अपन कहीं कोई सरफेस से टकरा के वापस निकल जाएगी। तो वहां पे क्या होगा, वो एरिया विजिबल हो जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। ठीक है। फिर आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, मतलब जैसे लाइट आई और वापस रिफ्लेक्ट हो गई। मतलब इंसिडेंट हुई और वापस रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब वहां से। मतलब जैसे सूरज की किरण आती है, सूरज की किरण क्या होती है, पृथ्वी पर आती है, वापस ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब होती है अपने पृथ्वी पर, ये पर वैसे जमीन से टकरा के वापस ऊपर चली जाती है। तो आपने समझ लिया होगा कि लाइट क्या होती है और रिफ्लेक्शन क्या होती है। अब अपन पढ़ते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए सरफेस। शॉर्ट डेफिनेशन एकदम, पेपर के अंदर भी आपके काम आ सकती है। तो व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड टू ए सरफेस, अभी बताया था कि जैसे कोई भी सनलाइट है, सनलाइट पृथ्वी पर आएगी या किसी भी सरफेस पर टकराएगी। ऐसे जैसे ये कोई सरफेस है, ये सनलाइट है, यहाँ से आई और वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। मतलब किसी सरफेस से टकराई, वापस रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्ट। अब देखो जैसे ये अभी बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है, ये क्या कर रहा है, ये मेरे ऊपर लाइट डाल रहा है, मेरे सरफेस पे लाइट डाल रहा है, या इस कमरे के या इस हॉल के ऊपर क्या कर रहा है, इसके बोर्ड के ऊपर लाइट डाल रहा है। ये लाइट क्या हो गई है, इंसिडेंट हो गई है। ये लाइट यहाँ से ऐसे आ रही है, ये इंसिडेंट होके फिर आपकी तरफ जा रही है। क्या कर रही है, ये आपकी तरफ जा रही है। तो आपकी तरफ गई तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी। पहले ऊपर से इंसिडेंट, फिर आपकी तरफ गई रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्टेड हुई, इसीलिए आप बोर्ड को देख सकते हो, मुझे देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, वहां देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, सब पार्ट्स के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है लाइट। तो ये क्या होता है, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आ गया समझ में, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। पता नहीं लोगों ने क्यों हवा बना रखा है कि यार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर नहीं समझ आएगा। जरूर समझ आएगा। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर जो भी करना है वो फटाफट कर दो। अब अपन चालू होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ इस लाइट के, इस रिफ्लेक्शन के लॉज हैं। दो लॉज हैं, इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लो। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी बताया था इंसिडेंस मतलब, इंसिडेंट मतलब क्या होता है, जिस मतलब कोई लाइट आना और टकराना। इंसिडेंट मतलब क्या होता है, लाइट आना और टकराना। ये जैसे आई, आने वाली लाइट को ध्यान रखना, इंसिडेंट कहते हैं। वापस गई, वो रिफ्लेक्टेड। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जो एंगल, जो लाइट आएगी वो क्या बनाएगी, एंगल बनाएगी। और फिर यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्टेड, ये भी वाली भी एंगल बनेगी। ये जा रही है, यहाँ से आ रही है, ये जा रही है। आगे समझ में। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब लाइट आई, जैसे यहाँ पे लाइट आई और ये वापस चली गई, तो ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये देखो यहाँ पे सीधा एग्जांपल दे रखा है मैंने। यहाँ से लाइट आ रही है, कोई सोर्स से लाइट आ रही है, ये सरफेस है, जैसे कोई भी सरफेस है, मेरे हाथ की सरफेस है, ये इस बोर्ड की सरफेस है, कोई भी सरफेस, मान लो कोई प्लेन सरफेस है। ठीक है, एकदम प्लेन, एकदम सपाट सरफेस है एकदम। तो ये प्लेन सरफेस होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, फिर वापस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब वापस लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई। आ गया समझ में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से समझ लेना, पेपर के अंदर आता भी, पूछता भी है यहाँ पे। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। ठीक है। अब जैसे पेपर के अंदर कोई एग्जांपल दे दिया कि अगर कोई लाइट 60 डिग्री एंगल पर आई, कोई लाइट, कोई सनलाइट 60 डिग्री एंगल पर किसी प्लेन सरफेस से टकराई, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने डिग्री का होगा, कितने डिग्री एंगल पे वो लाइट वापस रिफ्लेक्ट होगी, तो एंगल 60 ही होगा। अगर 60 आई है तो वापस 60 जाएगी। समझने की बात है कि मैंने यहाँ पे क्या बताया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो क्वेश्चन देख लो, ये जैसे ये हाथ है, जितने एंगल से लाइट इंसिडेंट हुई तो उतने एंगल से वापस लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। आ गया समझ में। सेकंड पॉइंट आ गया, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाइन इन सेम प्लेन। कैसे सर, मतलब समझो, इनका कुछ समझ नहीं है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपको बता ही दिया मैंने। अब ये सर नॉर्मल क्या होता है, मतलब यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट, जो लाइट इंसिडेंट हुई है, यहाँ से वापस क्या हुई है, रिफ्लेक्टेड हुई है। ये समझ आ गया सर। अब इसके बीच में जो परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है,
जो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना रहा है, इन दोनों का एंगल बना रहा है, वो क्या है, बीच में नॉर्मल है। मतलब जो ऐसे तो है नहीं कि लाइट ऐसे आई वापस ऐसे चली गई, नहीं चली जाएगी। ये बीच में नॉर्मल बता रहा है कि इतने इतने डिग्री पे एंगल पर लाइट मुड़ी थी ये, और बीच में 90 डिग्री का परपेंडिकुलर एक अपन इमेजिनरी लाइन बना रहे हैं। ये ध्यान रखना, ये हकीकत में अपन ने देखी नहीं है कि ये देखो यहाँ पे मैं तो 90 डिग्री बना, कुछ नहीं है ये सिर्फ अपन को इमेजिनेशन है, ये अपन को समझने के लिए काम आती है कि ये कैसे काम आ सकते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और बीच में नॉर्मल, मतलब कितने डिग्री पर इंसिडेंट हुई, कितने डिग्री पर रिफ्लेक्टेड हुई। आगे समझ में? तो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे मतलब आने वाली लाइन, द नॉर्मल मतलब जो बीच में परपेंडिकुलर होगी, एंड रिफ्लेक्टेड रे वापस रिफ्लेक्टेड मतलब वापस गई, इंसिडेंस आई, रिफ्लेक्टेड गई। ये क्या है नीचे यहाँ पे लिख देता हूं, ये क्या है, प्लेन सरफेस। क्या है? प्लेन सरफेस। कोई भी सरफेस, कोई भी समतल जगह, कोई भी समतल जगह, ये प्लेन सरफेस हो गई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। अब देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम प्लेन, मतलब एक जगह यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, सभी तीनों चीजें, इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड। स्टूडेंट्स, अब अपना टॉपिक है स्पेरिकल मिरर। सर ये स्पेरिकल मिरर क्या होता है? कि जैसे स्पेरिकल तो आपको नाम पता चल गया होगा, मतलब कोई गोला होगा, और उस गोले की क्या सरफेस होगी, मिरर सरफेस होगी। मतलब क्या होगी, मतलब आप उस गोले के अंदर क्या देख सकते हो, शक्ल देख सकते हो, उसकी जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होगी। अब अपन बात करते हैं आगे, दोज मिरर्स हैविंग स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। मतलब ऐसे मिरर जिनके क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, स्पेरिकल होगी। अपन ने रिफ्लेक्टिंग सर्विस अभी देखी थी, जो मैंने आपको बताया था, मेरे हाथ का एग्जांपल लेके, या कोई भी रिफ्लेक्टेड सर्विस है। अब मैं इसको ऐसे कर्व कर दूं, ऐसे कर्व कर दूं, तो ये क्या हो जाएगी, स्पेरिकल सरफेस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, स्पेरिकल। जैसे ये बोला है, इसकी ये साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी या ये साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, तो आप दोनों मान सकते हो स्पेरिकल सरफेस होनी चाहिए, तो तभी आप स्पेरिकल मिरर बना सकते हो। अब इसके एग्जांपल जैसे स्पून है, जैसे चम्मच है, अपने चम्मच के दोनों साइड में, वो स्फेरिकल का एक एग्जांपल है। मतलब अगर तो दो चम्मच को जोड़ दो, वो क्या हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा। वैसे ही देख लो, चम्मच की ये वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, ये भी वाली भी साइड रिफ्लेक्टिंग, दोनों साइड रिफ्लेक्टिंग होती है चम्मच की। तो एग्जांपल इसका स्पून लिख सकते हो, वैसे कोई जरूरी नहीं है एग्जांपल, ये तो ऐसे ही मैंने एग्जांपल बनाया है। अब देखो, मैंने यहाँ पे सर दो सर्कल बनाए हैं या दो स्पेयर बने हैं। अब सर ये किस काम आते हैं, तो देखो मैंने ये एक स्पेयर लिया है, इसकी मैंने बाहर की साइड को क्या कर दिया, पेंट कर दिया। बाहर की साइड को क्या कर दिया, यहाँ पे पेंट कर दिया। तो ये ध्यान रखना, ये बाहर की साइड है। ये कौन सी साइड है, बाहर की साइड। ये तो आपको सबको पता है, ये अंदर की साइड है। अब जैसे मैं यहाँ पे इस गोले को यहाँ से काट दूं, मैंने क्या कर दिया, यहाँ से इस गोले को काट दिया। सर ये अब क्या बन गया, तो ये बन गया कॉनकेव मिरर। ये क्या बन गया, कॉनकेव मिरर। ये इसकी कौन सी साइड होगी, ये होगी इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड। ये कौन सी होगी, रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कौन सी होगी इसकी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब जिस साइड में पेंट नहीं किया हुआ है, जो मतलब जिस साइड में पेंट किया हुआ है, उसकी अपोजिट साइड में क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देख लो, मैंने यहाँ पे इस साइड में अंदर कुछ नहीं किया, बाहर की साइड में मैंने पेंट किया है, तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। आप कौन सा एग्जाम्पल लिखोगे इसके अंदर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड साइड में हो, अंदर की साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। वो क्या होता है, बाहर की साइड में उसके पेंट किया हो, बाहर की साइड में कुछ कोटिंग की हुई हो, तो उसको क्या कहोगे आप, कॉनकेव मिरर। क्या कहोगे, कॉनकेव मिरर। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने दूसरा स्फीयर बनाया है, मैंने दूसरा सर्कल बनाया है। अब मैं इस सर्कल की ये वाली साइड में हटा दूं, ये वाली साइड लो मैंने हटा दी, ये लो मैंने हटा दी। सर ये क्या बन गया, यहाँ पे तो आपने बाहर की साइड में ये लाल लाल तीलियां बनाई थी, अब अंदर की साइड में बना दी। ये इसका मेन है कि इसके अंदर ये क्या होगी, ये वाली अंदर वाली साइड इसके अंदर पेंटेड होगी। अंदर वाली साइड पेंटेड होगी। जो बाहर वाली साइड है, बाहर वाली ये जो साइड है, ये क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। मतलब इस साइड से क्या होगी, रेज आएगी, यहाँ से निकल जाएगी। अंदर इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से रेज आएगी, यहाँ से टकरा के चली जाएगी। इसके अंदर क्या होगा, बाहर की साइड में रेज आएगी, और बाहर की साइड में वापस निकल जाएगी। तो ये कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि आपको मैं यहाँ पे लिख के भी दे दूं तो, कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, इसके अंदर क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, रुको रुको, मैं यहाँ पे लिख भी रखा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगी। ध्यान रखना, इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, आउटवर्ड। और पेंट सरफेस होगी, पेंटेड सरफेस इनवर्ड। पेंटेड सरफेस कौन सी होगी इसके अंदर, इनवर्ड सरफेस होगी वह। और इसके अंदर पेंटेड सरफेस कौन सी होगी,
इसके अंदर पेंटेड सरफेस आउटवर्ड होगी, इसके अंदर क्या होगी, आउटवर्ड हो जाएगी। मैंने आपको मोटा मोटी रूप से एक प्रकार से समझा दिया है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ये स्फेरिकल मिरर के एग्जाम्पल होते हैं। मतलब कोई भी बड़ा सारा सर्कल है, उसको दो भाग में काट दो, एक साइड में उसके जो बाहर वाली साइड है उसको पेंट कर दो, एक वाली साइड में अंदर की साइड में पेंट कर दो। जिसके अंदर बाहर की साइड में पेंट किया है आपने, जिसके अंदर बाहर की साइड में आपने कोटिंग की है और अंदर की साइड में एकदम प्लेन छोड़ दिया, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर बन जाएगा। और जिसके अंदर की साइड में आपने पेंट कर दिया और बाहर की साइड को आपने ऐसे ही रखा, वो क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। तो ये आगे समझ में आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। स्टूडेंट्स, अब अपन चालू करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, मतलब अपन जो मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे उसकी इमेज तो बनेगी, तो उस इमेज को बनाने के लिए अपन जब मिरर के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ टर्म्स होती है, उनको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो टर्म्स याद रहेंगी तभी हम अपन इमेज फॉर्मेशन जरूरी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे IMP टर्म्स मतलब इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख रखे हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर के अंदर ऐसे पूछते तो नहीं है, पर अपन इनके बारे में नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी अपन इमेज फॉर्मेशन आगे कर सकते हैं। ये अगर अपन को ध्यान नहीं होंगे तो अपन इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे? फिर रेक्टिफिकेशन तो करते ही है, वो नहीं करना है। अपन को पूरा अच्छी तरह से समझना है। हेमंत पारिक सर ने आपको समझाया है तो आपको अच्छी तरह से समझना है। चालू कर देते हैं। पहला जाता है पोल। यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिया है, आप कौन सा भी मिरर ले सकते हो, पर मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल लिया है। अब मैं इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको यहाँ पे धीरे धीरे समझाते रहूंगा। पहला जाता है पोल। तो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये साइड वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे बीच के अंदर सेंटर के अंदर, यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। कोई भी मिरर, यहाँ पे आप कॉन्वेक्स ले लो तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो यहाँ पे ये क्या होता है, P होता है। मतलब ये क्या होता है, P पॉइंट होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये कौन सा पॉइंट होता है, P पॉइंट होता है, ये ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट सा लगा होता है, उसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो पोल समझ आ गया, पोल को P से डिनोट करते हैं। कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, उसका जो सेंटर होगा उसको क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर के अंदर कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी उसके सेंटर को क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। फिर आ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फीयर। ध्यान रखना, वो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, ये सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर कैसे, अपन को पता है, अपने पूरा गोला बनाया था अभी डायग्राम के अंदर, उस गोले को तो ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाई थी, उस गोले का जो सेंटर होगा, ये इसका तो सेंटर तो पोल है, यहाँ पे कोई सेंटर होगा, यहाँ पे कोई सेंटर होगा, ये होगा C, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ स्फीयर विच फॉर्म्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यही तो सर्कल को अपन काट रहे हैं। यहाँ देखो, ये ऐसे जो सर्कल था, ये वापस मिटा दूंगा, ये सर्कल था, इसका सेंटर है, ध्यान रखना, उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आ गया समझ में? ये वाला समझ आ गया ना अच्छी तरह से, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है। आगे एक इनका डिफरेंस। अब आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आ रहा है तो मतलब अब देख लो, इसकी रेडियस हो गई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर ध्यान रखना है। तो रेडियस अपन को पता ही है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, उसको R से डिनोट करते हैं। फिर आ जाती है प्रिंसिपल एक्सेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर देखो एक लाइन आती है, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों को एकदम पास करती जाती है, एकदम दोनों के आर पार जाती है। इसको क्या कहते हैं, ये होती है प्रिंसिपल एक्सेस। इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस। मतलब ये कोई लाइन, कोई रे नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ये ध्यान रखना है, क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों को बीच की साइड में जोड़ती है, दोनों को बीच की साइड में क्या जोड़ती है, तो वो कौन सी होती है, ये होती है प्रिंसिपल एक्सेस। ये कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सेस। कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सेस। कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सेस। ऐसे ही लिख कर रख दिया है, आपको ये डायग्राम याद रखना है। यहाँ पे पोल, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस दोनों के बीच की लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। फिर आ जाती है फोकस, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। ध्यान से सुनते जाना, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस मीट या फिर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर फॉलिंग ऑन मिरर। सर इसका क्या मतलब है, बहुत लंबी लाइन बता दी। अब देखो यहाँ पे इसके बराबर प्रिंसिपल एक्सेस है,
इसके एकदम पैरेलल यहाँ पे कोई रेज आ रही है, ये इस मिरर पे टकरा रही है। अब देखो यहाँ पे मिरर टकरा रही है, अब कुछ रेज तो ऐसे 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 करके आ जाएगी, कुछ ऐसे ऐसे आगे करके निकल जाएगी, पर आगे निकलेगी नहीं क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ रेज आई, यहाँ पे देखो ये रेज आ रही है, यहाँ पे इस साइड वाली ये रेज मिल जाएगी, इस वाली ये रेज मिल जाएगी, ये एक एग्जांपल के रूप में। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट मिलेगा, जैसे ये रेज ऐसे चली गई, ये रेज ऐसे चली गई, ये यहाँ से आई थी, ये यहाँ से, यहाँ पे जो मिलेगी उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फोकस। तो कैपिटल एफ से अपन इसको लिखते हैं, मतलब यहाँ जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएगी, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के वापस इंटरसेक्ट होकर एक पॉइंट पे दोनों रेज मिल जाएगी, या तीनों रेज या चार रेज, जितनी भी रेज होगी वो मिलेगी। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, जहां पे वो सारी प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेगी, उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। आगे समझ में, मतलब एक जगह फोकस कर देना, सब लाइट एक जगह फोकस हो जाएगी, मतलब एक जगह इंटरसेक्ट हो जाएगी, एक पॉइंट पे आ जाएगी, उसको क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। फिर आ जाते हैं फोकल लेंथ पर, इसको कैपिटल एफ से लिख सकते हो आप, ये स्मॉल एफ। फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पोल और प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये जो पोल है इसके अंदर क्या प्रिंसिपल एक्सिस लिख दिया क्या, फोकल लेंथ क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन पोल, ये पोल हो गया, और प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, प्रिंसिपल फोकस, एक्सिस मैंने कैसे कह दिया, प्रिंसिपल फोकस, याद रखना। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, एक्सिस के ऊपर तो ये है ही है, तो फोकल लेंथ आप ही बता दिया करो कभी बीच बीच में। तो ये फोकल लेंथ हो गया, डिस्टेंस बिटवीन पोल, यहाँ पे क्या आ गया, पोल आ गया अपने पास, ये पोल है, पोल और प्रिंसिपल ये फोकस, प्रिंसिपल फोकस आप सिर्फ फोकस कह दो, पोल और फोकस के बीच में जो दूरी हो, जो जैसे ये एफ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये एफ और पी, इन दोनों के बीच में जो दूरी होगी उसको क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। इसको किससे डिनोट करोगे, आप स्मॉल एफ से डिनोट करोगे। तो ये उम्मीद है मुझे आपको ये समझ जरूर आया होगा, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये एनसीईआरटी की ही टर्म्स है, अच्छी तरीके से समझाई है। मुझे तो कभी इतनी अच्छी तरीके से समझाई नहीं, मैंने एक पेज पे ही आपको सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख के दे दी। उम्मीद है आपको ये जरूर समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन इमेज फॉर्मेशन करेंगे। इमेज फॉर्मेशन क्योंकि मैं इस पार्ट के अंदर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लो, अच्छी तरीके से याद कर लो, अच्छे नोट्स बना लो इन सब के, जिससे आपके माइंड में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और आप जो मैंने अभी ये डायग्राम बनाया है, आप भी ऐसे एक डायग्राम बनाने की पूरी कोशिश करना, जो आप वीडियो को चाहे एक बार देखो चाहे दो बार, आप 1.5x और 2x इस वीडियो को देख के और बार बार इस डायग्राम को आप 3-4 बार ट्राई करो, आप अपने मन से बनाओ। जो मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स को याद कर लो, या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ, ये सब क्या होता है, इसको बारे में याद कर लो, फिर इसको डायग्राम के अंदर प्रेजेंट कर दो, तो उससे आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। अगले वीडियो के अंदर अपन इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे। जो इमेज फॉर्मेशन में एक अलग से करवाना चाहता हूँ, क्योंकि एकदम इजीली आराम से मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि अपन को समझना ज्यादा जरूरी है, रटना तो किताब के अंदर रटना ही, सामने पढ़ाई है रट लेंगे, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि ये पेपर के अंदर आगे भी आपके फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा काम आएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।